नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज प्रसून जी, सीनियर जर्नलिस्ट। एक ग्रीन फाइल, कहते हैं राजा की जान तोते में। कौन सी है ग्रीन फाइल जिसको ममता बनर्जी की माना जा रहा है कि उसके राज खुलते ही ममता बनर्जी का करियर चौपट हो जाएगा। इसी हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको बंगाल में बैन किया गया था, दैट इज द गॉडेस हु फेल्ड। ये बकायदा ममता बनर्जी के ऊपर ये बुक थी। इसको आज तक वेस्ट बंगाल में लिखने नहीं दिया जाता है। ये ग्रीन फाइल को लेकर एक बहुत ही क्यूरियोसिटी बन गई है लोगों में। क्या है ये, इसके कंटेंट क्या चल क्या रहा है, उस पर आने से पहले आज ममता ने जो दोबारा से एक भाषणबाजी की है, बकायदा पीछे झंडे लगाकर भारत के और मुख्यमंत्री की आवाज से उन्होंने जो दिया है, उससे हड़कंप मच गया है। ईडी बनाम ममता बनर्जी, फिर से हाई कोर्ट, फिर से सुप्रीम कोर्ट। प्रसून जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल तो हर किसी को पता ही होगा। वो दो डाली में तीन तीन पत्ते हैं और कहा जाता है एक डाली ममता बनर्जी का है और दूसरी डाली वो हरे वाली फाइल की है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ग्रीन फाइल की कहानी। जब आपको पता चलेगा, जब मैं बताऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। उससे पहले मैं एक बैकग्राउंडर थोड़ा सा बता देता हूँ। बंगाल में एनआईए की टीम छापेमारी करने जाती है संदेश खाली में। एनआईए की टीम पर हमला हो जाता है, बिल्कुल खून खराबा, और वो घायल हो जाते हैं। एनआईए, बंगाल वैसा राज्य है जहां जब सीबीआई की टीम छापेमारी करने जाती है नारदा चिटफंड स्कैम में, तो चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर दोनों सड़क पे बैठ जाते हैं धरने पे, और चीफ सेक्रेटरी चाय पिला रहा है, और उसके बाद यह फैसला होता है कि आज के बाद से सीबीआई की नो एंट्री। बंगाल वो ऐसा स्टेट है जहां बीएसएफ को फेंसिंग लगानी है, लेकिन लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। हाई कोर्ट जाती है बीएसएफ, और जब हाई कोर्ट कहता है कि यह पॉलिटिक्स का नहीं, देश का इशू है, इसके बावजूद बीएसएफ को इजाजत नहीं मिलती। 6 महीने लटकाया जाता है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएसएफ को। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां की चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के यह कहती है कि देश की आर्मी यानी इंडियन आर्मी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। और पश्चिम बंगाल वो स्टेट है जहां ईडी के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही ईडी छापेमारी करती है, एक चीफ मिनिस्टर दौड़ी भागी जाती है लाइक ए पीटी उषा, और वो पीछे के दरवाजे से जाती है, एक ग्रीन फाइल उठाती है और भाग जाती है। बाकी की फाइल दूसरे के पास थी जो उनकी गाड़ी में रखी हुई है, वो ग्रीन फाइल सीने से चिपका कर रखी है। अब उस ग्रीन फाइल का रहस्य बड़ा गहरा है। वो ग्रीन फाइल है क्या? ग्रीन फाइल पे मैं भी आता हूं, मुझे भी बहुत उत्सुकता हो गई है। बट मैंने जो सुना कि हाई कोर्ट के अंदर जब ये पूरा ईडी वर्सेस ममता बनर्जी का जो इन्होंने फाइल लिया, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस वो स्टैंडिंग लाइक अ बॉडीगार्ड उनके पीछे में, तो वहां पे जो मिस्टर घोष है, जो हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने बोला मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा क्योंकि टीएमसी के गुंडों ने उनको घेर लिया। मतलब पूरा गया कोर्ट रूम। और फिर वो मैटर आगे कहां बढ़ा? जी प्रसून जी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाईकोर्ट के जज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज कीप साइलेंट, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं। अननेसेसरी लोगों को कोर्ट रूम से निकाला जाए और एक आदमी उनकी बात नहीं सुन रहा है। वो जरा नजारा देखिए कि हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट का कोर्ट रूम है, और वहां जज हाथ जोड़ के खड़े हैं कि प्लीज यहां से बाहर चले जाओ। और फिर उन्होंने इसको पोस्टपोन किया और कहा कि अब आगे सुनवाई बाद में होगी। ये स्थिति है तो न्यायपालिका, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, जांच एजेंसियां, सारे के सारे फेल। और एक चीफ मिनिस्टर है जो कि स्टेटमेंट देती है कि देश का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में आके अपने होटल के कमरे से बाहर निकल पा रहा है, ये हमारी सहृदयता, ये हमारा एहसान है उस पर। यह स्टेटमेंट है ममता बनर्जी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल सिर्फ एक पॉलिटिकल वॉर नहीं है, बंगाल इज आइडियोलॉजिकल वॉर, और बंगाल जो है वो सर्वाइवल वॉर भी है इंडिया के लिए।
कि अगर आज एक मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है तो कल के कोई दूसरा मुख्यमंत्री आए और कोई पूछताछ करने आए तो घूसा भी मार सकता है। जी कौन रोकेगा इसे? जी बिल्कुल सही। तो ये इसके अंदर फाइल के अंदर है क्या जो ममता की जान उसमें अटकी हुई है और उनका पूरा का पूरा राजनीतिक दांव उस पर लगा हुआ है? असली कहानी तो वही फाइल है। एक ऐड आता था, शायद कैडबरी या किसका था मुझे नहीं पता, असली मजा बीचों बीच। तो असली मजा उस फाइल के अंदर है जिसको ममता बनर्जी ने उठाया और अपने सीने से लगाया। बाकी सारे फाइल्स अलग हैं। इलेक्शन स्ट्रेटजी की फाइल्स होती तो वो अपने सीने से नहीं लगाती। अब मैं कल्याण बनर्जी की का बयान बताता हूं आपको। यह बयान दिसंबर 2023 में दिया गया है। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सीनियर लीडर, और वो बयान देते हैं कि टीएमसी चलेगी तो टीएमसी के दफ्तर से चलेगी, ममता बनर्जी चलाएगी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चलाएगी टीएमसी को। यह कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट है। उससे पहले नवंबर 2024 मदन मित्रा टीएमसी के एक बड़े नेता हैं और उनका बयान है और बकायदा वो अवेलेबल है हर जगह। वो कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये आईपैक का एक आदमी बैठा है और एक रेट लिस्ट लेके बैठा हुआ है कि कौन से काम के कितने पैसे देने होंगे। इनमें से कोई भी मेरा बयान नहीं है, ये दोनों टीएमसी के सीनियर लीडर हैं। इन दोनों बयानों का निष्कर्ष ये है कि सारा कुछ आईपैक मैनेज कर रहा है, टीएमसी को आईपैक चला रहा है। और वहीं से शुरू होती है इस ग्रीन फाइल की कहानी। और इस ग्रीन फाइल की कहानी कुछ ऐसी है कि ग्रीन फाइल में कुछ नोटिंग्स हैं, बकायदा डेट है उसमें और अमाउंट है उसमें और एक लिस्ट है उसमें। डेट लिखा हुआ है, कहां से आए, कितने गए, किसको गए। ममता बनर्जी अगर चाहती तो अपने किसी आदमी को भेज सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी खुद इसलिए दौड़ी गई ताकि बाद में किसी दूसरे को यह पता नहीं चले कि वो सीक्रेट है क्या। और ईडी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई है कि वो फाइल मुझे दिला दे ठाकुर, क्योंकि उस फाइल में बहुत सारे राज हैं। और प्रतीक जैन और ममता बनर्जी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एक नेता है वहां के पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस में थे, उनका स्टेटमेंट है कि विथ डेट और विथ अमाउंट प्रतीक जैन ने एक लिस्ट बनाकर अपने घर की तिजोरी में एक रखा था कि किसको कितने दिए और कहां से कितने प्राप्त किए। दिक्कत वहां पे है क्योंकि अब तक जो भी घपले घोटाले हुए हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हो या पार्थो चटर्जी वाला मामला हो या नारद घोटाला हो, शारदा घोटाला हो, रोज वैली घोटाला हो, ये सारे घोटाले में या तो अभिजीत बनर्जी फंस रहे थे या कोई मिनिस्टर फंस रहा था। लेकिन प्रतीक जैन वाली इस फाइल में डायरेक्ट नाम है और डायरेक्ट नाम कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति का है जिसपे आज तक दाग नहीं लगा। कौन? एक ऐसे, अब कौन है हमारे दर्शक गेस कर पा रहे हैं? कौन है ऐसा पश्चिम बंगाल में जो रेनकोट पहनकर नहा रहा है, जो कि बहुत सिंपल उसकी ड्रेसिंग है, लेकिन सारे घपले घोटाले उसके हर मंत्रालय में हो रहे हैं। दिस इज नॉट पॉलिटिकल, दिस इज पर्सनल। ऑडियंस समझ गए, ऑडियंस को सब पता है। और एक और तोता है उस फाइल में जिसका एक स्टेटमेंट है बकायदा कोर्ट के सामने, अनूप मांझी लाला का। उसने दिसंबर 2022 में कोर्ट में एक बयान दिया और कोर्ट में बयान यह दिया कि जितना कोयला घोटाले का पैसा था हमने आईपैक के खाते में जमा किए और बहुत सारी शेल कंपनियां बनी थी। आईपैक ने बहुत सारी शेल कंपनियां बना के रखी थी और उसके अकाउंट में वो पैसे मंगवाता था। ये अनूप मांझी लाला का बयान है और कलमबद्ध बयान है ये। और फिर वो गोवा वाला तो सबको पता है कि कैसे गोवा इलेक्शन जब लड़ रही थी टीएमसी तो वहां पैसा गया, फिर इसने स्टेटमेंट दिया, फिर अभिषेक बनर्जी की वाइफ से पूछताछ हुई। अभिषेक बनर्जी की वाइफ से पूछताछ हो, कोई ऐतराज नहीं। पार्थो चटर्जी या दूसरा कोई भी मिनिस्टर अगर गिरफ्तार हो तो कोई बात नहीं, यहां तक चलेगा। लेकिन प्रतीक जैन पे छापेमारी नहीं हो, क्योंकि प्रतीक जैन पे छापेमारी हो गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। 6 महीने पहले की एक कहानी है गायत्री जी, छोटी सी, मैं आपको बताता हूं। और इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जीवित या मृत व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। सेकेंड इन कमांड टीएमसी के दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता से मिलते हैं
उस सेकंड इन कमांड की इच्छा यह है कि ममता बनर्जी उनको डिप्टी सीएम घोषित करे। और फिर उस वक्त एक वायरल चैट आता है, व्हाट्सएप चैट, जिसमें मिनिस्टर्स जो टीएमसी के जो एमपीज हैं वो सिर्फ उस ग्रुप में है। वो चैट लीक होता है, कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का झगड़ा होता है, आरजे मेडिकल कॉलेज में जो प्रकरण हुआ उस जमाने में भी झगड़ा हुआ। ये सारा झगड़ा ओल्ड गार्ड बनाम न्यू गार्ड इसलिए था कि जो न्यू गार्ड था वो अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित करवाने का दबाव डाल रहा था। तो खैर ममता बनर्जी ने वो नहीं किया, वो दिल्ली गए, दिल्ली में बातचीत हुई और दिल्ली में बीजेपी के नेता के साथ ये बातचीत हुई कि हमारे पास इतने एमएलए हैं, आप हमें सपोर्ट करें तो हम सरकार को टॉपल कर देंगे। वो बातचीत होने के बाद वो वापस कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता वो पहुंचते हैं, उससे पहले दिल्ली के एक और बड़े नेता का ममता के पास फोन जाता है कि ममता दी, आपका सेकंड लेफ्टिनेंट हमारे पास आया था, ऐसे ऐसा बात हुआ, हम चाहें तो आपकी सरकार को गिरा सकते हैं पर अभी गिराएंगे नहीं, हम आपको इलेक्शन में हराएंगे और ऐसा हराएंगे कि दोबारा कभी आप वापस नहीं आ सकेंगे। हम ना राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं, ना हम आपकी सरकार को गिराने जा रहे हैं। टेलीग्राफ एक अखबार है गायत्री जी, पश्चिम बंगाल का, उसमें एक हेडलाइन छपी थी, द मोस्ट लिथल वेपन ऑफ ममता बनर्जी। और उस लिथल वेपन का नाम क्या था पता है? प्रतीक जैन। और बकायदा इसकी एक आर्टिकल है पूरे टेलीग्राफ में। टेलीग्राफ जाना माना अखबार है पश्चिम बंगाल का। तो इस कहानी के पात्र भले ही काल्पनिक है पर कहानी सच्ची है, और उस ग्रीन फाइल की कहानी और भी सच्ची है। एक बार वो ग्रीन फाइल, अच्छा कभी देखा है आजाद भारत के इतिहास में कि एक मुख्यमंत्री एक फाइल सीने से लगाकर और दो दो माइक लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रही है कि ये मेरे इलेक्शन स्ट्रेटजी की फाइल है, जबकि एबीपी गंगा ने और रिपब्लिक बांग्ला ने दोनों ने कार में रखी सारी फाइल्स की फुटेज बनाई है जिसमें 2022 लिखा हुआ है, यानी 2022। तो क्या 2026 के चुनाव की रणनीति 2022 में बन रही थी? नहीं, 2022 में कोयला घोटाला हुआ था। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि शीशे की तरह साफ है, लेकिन क्या करें, इस देश में इन डेमोक्रेसी एवरीबॉडी इज इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो डेप्टी सीएम बनने की चाह रख रहे थे, मिले किससे थे? ये सीक्रेट है। वो दिल्ली में जाके एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो कि आजकल बहुत प्रोमिनेंट है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं नाम लूंगा कि जो कॉल आया था वो अमित शाह का था ममता बनर्जी को। और ये बातें आप बंगाल के किसी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिएगा, और वो जर्नलिस्टों ने किस्से कहानियों की शक्ल में बहुत सारी बातें बताई हैं। जी, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रसून, पंकज जी, देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी कि रास्ता बिल्कुल सही था। बहुत आसानी से अभिषेक बैनर्जी को, ये जो अभी आपने कहानी बताई उसमें अभिषेक बैनर्जी पात्र हैं डिप्टी सीएम जो बनने की कोशिश रखते हैं। बहुत लंबे समय से हमने भी बंगाल को कवर किया हुआ है, हमारे सभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो वाकिफ हैं इस बात से। जब ममता से पीछा छुड़ाकर एक दूसरे भूत को क्यों सर पे बिठाना? तो जनता के इसलिए वो अमित शाह हैं। इसीलिए वो अमित शाह। एक बात और मैं बता दूं कि हाल के दिनों में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के रिश्ते बहुत कड़वे हो गए थे, और इतना कि दोनों में कम्युनिकेशन तक नहीं था। वो आरजेकर मेडिकल कॉलेज वाला जो चल रहा था ना पूरा, और दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, बातचीत बंद थी। और आपने देखा होगा कि इनडायरेक्टली उन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे अभिषेक बनर्जी, और तब वो कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष और इन सब ने मोर्चा संभाला था, और यहां तक स्टेटमेंट आया था कि आवर ओनली लीडर इन ममता बनर्जी, वी डोंट नो एनीबॉडी एल्स। और फिर अभी जब इलेक्शन आया तो उससे ठीक पहले, क्योंकि पब्लिक में गलत मैसेज नहीं जाए, तो इसलिए अभी थोड़ा वो बुआ और भतीजे का थोड़ा सा दोस्ती वगैरह दिख रहा है। लेकिन कब तक, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि ममता बनर्जी का ये लास्ट टर्म है। उसका रीजन ये है ना पंकज जी, जो मैं समझती हूँ, अभिषेक बैनर्जी इज गोइंग टू बी नो गुड। केडर तो वही रहेगा, पार्टी के लोग तो वही रहेंगे ना, टीम तो वही रहेगी। बिल्कुल, ना बिल्कुल। ममता की बजाय अगर अभिषेक आ जाएंगे तो ज्यादा क्या बदलाव होगा? खूनी रंजिश, जो करप्शन वाली राजनीति है, जो बंगाल को इन्होंने, मतलब ग्लोरियस बंगाल है नाउ गटर बंगाल,
दोनों में जो अंतर है फिर तो वही का वही चालू हो जाएगा। सो आई थिंक दिस वाज अ गुड कॉल एंड अ लॉजिकल कॉल टेकन। बट हाँ, उनके और पास एक पब्लिक परसेप्शन का अंतर है, पब्लिक पब्लिक परसेप्शन का। परसेप्शन ज्यादा मैटर करता है। और अभिषेक बनर्जी का एक जो पब्लिक परसेप्शन है विद इन बंगाल कि वो करप्ट है, एटलीस्ट ममता बनर्जी के साथ ये पब्लिक परसेप्शन नहीं है। इन टीएमसी एवरीबडी कुड बी करप्ट बट ममता, ये वहां का कैडर ये समझता है। तो कोई भी करप्ट हो सकता है पर ममता नहीं, इसलिए बीजेपी ने इस बार जो रणनीति बनाई है ममता को टारगेट नहीं करना, क्योंकि पब्लिक वैसा मानती। तो ममता के अलावा बाकी तोलाबाजी की बात होगी, करप्शन की बात होगी, आपको वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार है वो एक अंडर करेंट है, वो सब कुछ बात होगी, एक्सेप्ट ममता को टारगेट नहीं किया जाए। क्योंकि पिछले 2-3 इलेक्शंस का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जैसे ही आप ममता को टारगेट करते हैं तो ये पूरा मामला एक अकेली बेचारी बंगाली महिला बनाम यूपी बिहार के गुंडे, इस तरह का वो बना देती है नैरेटिव। बहुत स्मार्टली जैसे मोदी जी को जब ये लोग टारगेट करते हैं तो मोदी वर्सेस रेस्ट हो जाता है। अगर आपने देखा होगा बिल्कुल 2000 इलेक्शन में भी यही स्ट्रैटेजी हुई थी कि मोदी जी को टारगेट नहीं किया था इन्होंने, हर किसी को टारगेट किया मोदी जी को छोड़ के। और ममता भी मोदी जी को टारगेट नहीं करती है, शाह को टारगेट करती है। नॉटी शाह जो बोला था उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, कंट्रोल योर नॉटी शाह होम मिनिस्टर, ऐसा करके बहुत अलग तरीके की डेवलपमेंट चल रही है। आपको क्या लगता है आगे, क्योंकि अब आप बंगाल ग्राउंड आप कवर भी कर चुके हो पहले, अभी आप करने भी वाले हैं, हाउ डू यू सी द चेंज ऑन द ग्राउंड? जमीनी लोगों का क्या है, मतलब दे वांट अ चेंज और ये ममता को कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, हिंदूज में तो एक ममता के प्रति रिजेंटमेंट है, जो बंगाली हिंदूज हैं। मैं उसको 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। एक हिंदू वो है जो ओबीसी है, दलित है, दे आर कंप्लीटली विथ बीजेपी। प्रॉब्लम इज विथ भद्रलोक, वो जो अपर कास्ट बंगालीज है ना, और जो आपको पूरा नैरेटिव मीडिया में वो है, फिल्म इंडस्ट्री में वो हैं, वो कलाकार हैं। ये एक चीज और है, ममता बनर्जी इज ए ब्राह्मण, ज्योति बसु आज कायस। तो आज तक जो बंगाल पे जिन्होंने भी मुख्यमंत्री बने हैं दे आर अपर कास्ट हिंदू ब्राह्मण। तो वहां पे एक जो सबटल जो चर्चा होती है वो ये होती है कि अगर मुसलमान और अपर कास्ट हिंदू ब्राह्मण एक है तो वी विल रूल बंगाल। और प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। चीज और भी है ना पंकज जी, ये जो भद्रलोक है यही वहां का तो सारा फाइनेंस कंट्रोल करता है, फंडर्स और स्पॉन्सर्स तो यही है ना इलेक्शंस के। भाई पावर, बिल्कुल मनी पावर तो इनके हाथ में है सारी की सारी। मनी पावर है तो मसल पावर ये कंट्रोल कर लेते हैं, मसल पावर है ये मुस्लिम्स को हायर एंड फायर जो इस पे काम के लिए करना है करें। तो ये भद्रलोक का तो समझ ही नहीं आता है कि इंटेलेक्चुअलिज्म, कभी कभी कहते, मेरे मम्मी पापा कहा करते थे और गांव देहात के लोग कहते हैं, ज्यादा पढ़ाई भी नुकसान देती है। नहीं, अच्छी पढ़ाई सही है पर टू हम मच लोग ऑफ एजुकेशन इज आल्सो बैड। हम लोग ने तो यही पढ़ा है कि किसी तरह का इज्म जो है ना वो देश के लिए ठीक नहीं, चाहे वो कास्टिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, रीजनलिज्म हो या इंटेलेक्चुअलिज्म हो। ये अति बुद्धिजीवीवाद जो है ना वो बहुत खतरनाक होता है, और महुआ मोइत्रा इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, जमीन से नहीं कनेक्टेड रहे। आप एक ऐसे जोन में चले जाते हो जहां पे यू आर टोटली अलूफ कि भाई प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कमी है, क्या उनको जरूरतें हैं, आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप जो किताब पढ़ रहे हो आप उसी दुनिया में घूम रहे हो, विचर कर रहे हो जी। और वेस्ट बंगाल में बड़ा गजब कॉम्बिनेशन है, जो स्ट्रीट फाइटर्स दे आर मुस्लिम्स एंड द नैरेटिव फाइटर्स दे आर भद्रलोक। और भद्रलोक ने जो बाकी हिंदुओं को एक अलग नाम दिया है, निम्न लोक बोलते हैं उसको, कि अदर्स आर निम्न लोक, वी आर भद्रलोक, और दे आर कंप्लीटली इन अलायंस विथ मुस्लिम्स। और जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं टूटेगा ना तब तक थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पूरी मीडिया पे, पूरा साहित्य पे, पूरी फिल्म पे इसी बंगाली भद्रलोक का कब्जा है। और वो पुराने जमींदार थे जो कि ज्योति बसु के साथ वो पहले तो लड़ाई लड़ी और फिर सरेंडर करके उनके साथ जुड़े, और फिर वो जैसे ही सत्ता बदली वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। और वही ये बंगाली, नॉन बंगाली वगैरह सारा कुछ जो है ना, सारा नैरेटिव वहां से निकलता है। तो द प्रॉब्लम इज नॉट मुस्लिम्स। मुस्लिम्स तो देखिए क्या है कि वो तो सामने का इनेमी है, वो सब कुछ दिख रहा है। बट आपको पता है कि ये सयाली घोष जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है बंगाल में, शी इज वेरी गुड लुकिंग, और उनका जो मास अपील बहुत अच्छा है, या महुआ मोइत्रा, और 2 और लाया था, एक कोई जैन से अभी शादी करके चली गई, नुसरत जहां नाम था उनका, वो थी। तो एक बंगाली भद्रलोक
को दिखाने के लिए ममता बनर्जी जरूर कोई ना कोई सयाली घोष या नुसरत जहां टाइप का कुछ रखती हैं ताकि उनको अपील कर सके। तो वहां पे जो लड़ाई होगी वो इंटरेस्टिंग होगी, खास करके कोलकाता मिडिल क्लास। जी सर, हाई कोर्ट में क्या हुआ फाइनली? हाई कोर्ट से मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, वहां पे क्या हुआ है सर? वहां आज कुछ मसलों पर सुनवाई हुई है, कुछ मामले बाकी हैं अलग अलग। एक कैविएट दाखिल किया गया था पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कि पहले हाई कोर्ट इस मामले को सुने तब सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, क्योंकि दिस इज रूल ऑफ द लॉ। आप डायरेक्ट किसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का था। ईडी का कहना था कि हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, हम कहीं जाते हैं तो हमें घेर लेते हैं भीड़ की शक्ल में। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है और रेड करने जाते हैं तो वहां की जो पुलिस सहयोग नहीं करती, तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, देखते हैं किसके पक्ष में क्या आता है। लेकिन हाँ, ईडी ने एक अपील की है कि वहां के पुलिस कमिश्नर, वहां का चीफ सेक्रेटरी, वहां के चीफ मिनिस्टर, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया जाए और दे शुड बी अरेस्टेड। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। देखते हैं ग्रीन फाइल के राज कब खुलेंगे और ये ममता बनर्जी के जो खासम खास जो उनकी सरकार गिराकर खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, ये लोगों का कब हारेंगे बंगाल में, क्योंकि इनकी हार जरूरी है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध वेस्ट बंगाल में लड़ा जाएगा वो है इस बार का स्टेट असेंबली इलेक्शन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वेस्ट बंगाल हमारे हाथ से गया हुआ है। थैंक यू सो मच प्रसून जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।